आप एक ओजस्वी एवं प्रखर वक्ता हैं और गंभीर अध्येता हैं। अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए शब्दों को कठपुतलियों की तरह नचाते हैं और यही विशिष्ट शैली श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। अनेक गंभीर पुस्तकों के लेखक श्री कनक तिवारी जी का इस वेबिनार में हम हृदय के अंतरतम से स्वागत करते हैं और पूरे आदर से वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री कनक तिवारी जी। आज के इस महत्वपूर्ण गोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष स्वामी विष्णुपादानंद जी महाराज, वर्मा, प्रखर वक्ता और विचारक शरद जी, वीरेंद्र वर्मा जी और जितने लोग मुझे सुन रहे हो सब प्यारे मित्रों और बच्चों, मैं बहुत संक्षेप में अपनी कुछ बात अलग तरह से कहना चाहूँगा। मैंने दोनों वक्ताओं को बहुत ध्यान से सुना और उनकी सारी बातों को मैं जज्ब करता हूँ, समर्थन देता हूँ, उनके साथ मैं पूरी तौर से खड़ा हूँ और उनसे भी मैं विवेकानंद को सीखने की आज फिर एक बार कोशिश करना चाहता हूँ और वह कर रहा हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं मेरे जीवन में जिनकी तरफ अभी तक मैं विवेकानंद संबंधी किसी गोष्ठी में नहीं बोल पाया था। शरद जी को मालूम नहीं होगा, ओम प्रकाश जी को और वीरेंद्र वर्मा जी को तो मालूम है। मैं भी छत्तीसगढ़ का हूँ, उसी रायपुर में पला बढ़ा हूँ जिसके ऊपर स्वामी विवेकानंद का असर रहा है। मैं मोटे तौर पर अपनी बात को 25 मिनट में कहने की कोशिश करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने तो 8 मिनट में शिकागो के धर्म सम्मेलन में जो कुछ कहा था उससे दुनिया में एक आध्यात्मिक भूचाल आ गया था। लेकिन हम 25 मिनट में भी अपनी कोई बात कह पाए, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, तो फिर भी कोशिश करते हैं कि हम क्या कह पाएंगे। मैं कुछ और बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। 15 से 17 वर्ष के आसपास की उम्र में विवेकानंद हमारे रायपुर में रहे हैं, जो ओम जी अभी आपको बताया। ये उम्र है, शरद जी तायद करेंगे, वो काफी समझदार हैं, कि जब व्यक्ति में हार्मोन्स की इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं, उसमें कई नई तरह की ऊर्जा और कई नई तरह के और उन अभिभावकों को यदि वो सुन रहे हों, मैंने भारत के इतिहास में जहां तक मेरी थोड़ी सी समझ है, विश्वनाथ दत्त से बड़ा पिता मैंने नहीं देखा। वे अपने बच्चे की एक एक गतिविधि में, खासतौर पर हमारे रायपुर में, जिस तरह से गिद्ध नजर रखते थे और उनके पूरे विकास में उनका योगदान था। और उसके बाद श्री रामकृष्ण देव को नरेंद्र सौंपे गए और उन्होंने उनको एक विश्व मानव में तब्दील करने की प्राथमिक शिक्षाएं शुरू की। तो आज उनका स्मरण करने की मेरी इच्छा होती है। ओम ने ठीक बताया आपको, लेकिन उसमें एक पंक्ति जोड़ दूं। स्वामी विवेकानंद ने हिंदी हमारे छत्तीसगढ़ में सीखी थी और मैं तो ये कहूंगा कि जब 2-2.5 साल तक छत्तीसगढ़ में रहे और उस वक्त के छत्तीसगढ़ में जब संचार साधन नहीं थे, तो घर में काम करने वाले जो लोग भी आते थे और आसपास के उनके जो स्थानीय मित्र थे, उनसे विवेकानंद ने हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा बोली सीखी होगी। विवेकानंद ने शायद जीवन में केवल एक बार हिंदी में भाषण दिया, ऐसा हमको पता लगता है, ज्यादा शायद नहीं बोल पाए, लेकिन हमने उनको हिंदी सिखाई, राष्ट्रभाषा हिंदी सिखाई। हम छत्तीसगढ़ी महतारी के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपने बेटे को हिंदी सिखाकर दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे इलाके का नाम रोशन किया। मैं स्वामी आत्मानंद की स्मृति को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण मैं अपने छात्र जीवन से, जिस उम्र में विवेकानंद यहाँ से चले गए, उस उम्र में मैं रायपुर में पढ़ने आया था, जिनके कारण कि आज मैं स्वामी विवेकानंद को अपनी आत्मा के स्फुरण में पाता हूं। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मैं कुछ अलग तरह से उनको जानने की कोशिश करता हूं। विवेकानंद के प्रति सीधी श्रद्धा का कभी भी एक अध्येता बनने की या विद्यार्थी बनने की मैंने कोशिश नहीं की। मैंने विवेकानंद से पहला पाठ, नरेंद्र नाथ दत्त से पहला पाठ सीखा है कि हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए, हमें बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें कभी भी किसी बात को मानने का शौर अपने अंदर पैदा नहीं करना चाहिए। वो तो श्री रामकृष्ण देव से भी बहस करते थे, उनकी बात भी इस तरह से मानते नहीं थे। और अपनी जिज्ञासा को, अपनी जेरह को परवान चढ़ाने के बाद हमको एक सात्विक जिद की मनोस्थिति में पहुंचना चाहिए, हम जहां दुनिया को अपनी बात को दृढ़ता से कह सकें। और यही स्वामी विवेकानंद ने किया। बच्चों सुन लो, अगर तुम लोग सुन रहे हो,
वो इस देश में, इस दुनिया में अपनी भवितव्यता लेकर तो आए थे कि वो एक श्रेष्ठ विचारक, श्रेष्ठ संस्कृति उन्नायक, महान धार्मिक व्यक्ति, देशभक्त और दुनिया को संभालने वाले बनेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर 15, 17, 18 वर्ष के नवयुवक विवेकानंद ने जब वो लौट कर कलकत्ता गए, उन्होंने क्रांतिकारी बनने की कोशिश की। उनको भारत की गुलामी से सख्त परहेज था और उस क्रांति दल का उन्होंने गठन किया। उन्होंने जमींदारों से, साहूकारों से, राजाओं से, सामंतों से आर्थिक मदद चाही, उन्हें नहीं मिली। साहूकार और बड़े लोग कभी भी क्रांति में मदद नहीं करते, वो भ्रांति में मदद करते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े शस्त्र निर्माता हिराम मैक्सिम से भी उन्होंने संपर्क किया उस कच्ची उम्र में। लेकिन विवेकानंद चूंकि एक असफल नौजवान के रूप में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी देश में नहीं बन सके। क्रांति की उनकी ज्वाला इतनी थी कि जब हमारे देश के बाकी क्रांतिकारी उनके पास आए तो विवेकानंद की किताबें जिसके घर में मिलती थी उनको जब्त कर लिया जाता था। उस क्रांतिकारी को, युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता था और ये एक सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहा। यहां तक कि बेलूर मठ को भी बैन करने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू हुई। विवेकानंद के नाम से ब्रिटिश कौम को, ब्रिटिश हुकूमत को उस समय इतना खौफ था, लेकिन ये एक उनका पहले का दौर था। भविष्य उनको कुछ और बनाना चाहता था, नियति कुछ और करना चाहती थी। वो स्वामी जी के साथ हुआ। दूसरा जो जिक्र अभी हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, शिकागो का धर्म सम्मेलन। शिकागो के धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने, और उसके बाद 3.5 बरस वो अमेरिका में, कुछ इंग्लैंड वगैरह में रहे, कुछ और यूरोपीय देशों में गए, फ्रांस वगैरह भी गए। उन्होंने जो एक अद्भुत काम किया है वो एक आध्यात्मिकता के इलाके में, आध्यात्मिकता के इतिहास के इलाके में बेहद महत्वपूर्ण काम किया। अमेरिका वासी बहनों और भाइयों का पहला संबोधन जब विवेकानंद ने किया, ओम प्रकाश वर्मा जी ने बताया, उसके पहले उनका नाम पुकारा गया था और वो द्वितीय पंक्ति में सिर झुका के पीछे छुप गए थे। उनमें घबराहट थी, बोलने का साहस नहीं हो रहा था। ये एक सच्चे इंसान की अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है। विवेकानंद में झूठा महानता का आवरण कभी नहीं रहा। वो कुदरत की तरह, एक वृक्ष की तरह, एक पौधे की तरह विकसित होते रहे। और दूसरे सत्र में जब एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने उनको समझाया कि आप बोलिए, आप यहाँ कुछ इतिहास रचने आए हैं शायद, तो इन 2 शब्दों ने असाधारण क्रांति उस देश में, सारी दुनिया में की। लेकिन एक दूसरा वाक्य और है जिस पर पहली बार करीब 1.5 मिनट तालियां बजी, वो संसार के इतिहास में 1960 के दशक तक नहीं था। महान विदुषी लुई बर्क ने एक महत्वपूर्ण किताब 6 खंडों में लिखी है, पश्चिम में, अमेरिका में विवेकानंद। उसमें वहां के बहुत महत्वपूर्ण 4 या 5 बड़े अखबारों को खंगाल कर उन्होंने पाया कि वो पहला वाक्य जिसमें विवेकानंद के भाषण पर अनंत तालियां बजी वो ये था कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ कंट्री इन द रिलीजन ऑफ विच, इन द लैंग्वेज ऑफ विच, द संस्कृत, द वर्ड एक्सक्लूजन इज अनट्रांसलेटेबल। मैं उस देश का निवासी होने का गौरव अनुभव करता हूं जिसकी देववाणी संस्कृत में बहिष्कार नाम के शब्द का अनुवाद नहीं होता। यह विवेकानंद ने कहा था और हम आज क्या कर रहे हैं? बहुत से अधिकृत पाठ जो विवेकानंद के शिकागो धर्म सम्मेलन के हैं उनमें आज तक ये वाक्य नहीं आया है। लेकिन चूंकि अधिकृत तौर पर एक शोध के जरिए आया है तो मैं इस वाक्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और उसके बाद विवेकानंद ने कहा था कि हम सभी धर्मों को सच्चा मानते हैं। ये सिर्फ जुमले की बात नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक वाक्य है जो आज हम भूल गए हैं। आज हम सभी धर्मों को एक जैसा नहीं मानते, अब हम सभी धर्मों को सच्चा नहीं मानते, हम सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार नहीं करते। ये केवल भारत की आवाज थी और तब उस वक्त की जो मौलिक सभ्यता है, ईसाइयत की सभ्यता, वो तो आज भी मौलिक सभ्यता है। अमेरिका और यूरोप के कारण आज भी वो सारी दुनिया पर छाए हुए हैं। तब वहां पर विवेकानंद ने कुछ आध्यात्मिक बौद्धिक चमत्कार किए थे। ईसाइयत के जो प्रतिनिधि वहां थे उनको पहला गुमान तो ये था कि हम इस धर्म सभा के लायक नहीं हैं क्योंकि हम इससे ऊपर हैं, ये तो बाकी सब धर्मों के प्रतिनिधि अपनी बात कहें। दूसरे अंदर ईसाइयत में एक प्रौढ़ विचार, एक पारंपरिक विचार, एक पुराना विचार इस तरह से चल रहा है कि मनुष्य जो है वो आदम और हव्वा की गलती के कारण, पाप के कारण पैदा हुआ मृत्युलोक का प्राणी है। विवेकानंद ने कहा था ये बिल्कुल गलत कथन है, हम आध्यात्मिक मनुष्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक दिव्यता है, हम उसका दर्शन करने आए हैं। और आप अपनी श्रेष्ठता के आवरण में अगर इस तरह की बात करते हैं तो मैं सिद्ध करना चाहता हूं आध्यात्मिक तौर, ऐतिहासिक तौर पर
मनुष्य के क्रमिक विकास के आधार पर, आपके धर्म के भी क्रमिक विकास के आधार पर कि आप इस बात को ठीक नहीं समझते। और ये विवेकानंद ने वहां करके दिखाया। उस समय तक अमेरिका में, आज तक भी तो अमेरिका के लोगों में क्षमा करेंगे, मैं तो अमेरिका गया नहीं हूं और मैं जाना भी नहीं चाहता। गांधी जी को बुलाया गया था, वो गए भी नहीं थे। लेकिन अमेरिका के मन में जो हमारे लिए धारणा है, मैं उस धारणा को तो जानता हूं। उस वक्त के अमेरिका के मन में भी हमारे लिए जो धारणा थी कि ये तो नंगे अधनंगे साधु सन्यासियों का देश है, कीड़े मकोड़ों का देश है, जादू टोने का देश है, यहाँ तो खाने को ठीक से मिलता नहीं, जंगल है और तमाम तरह की वहम और इस तरह की बातें हैं। ऐसे देश में जाने से क्या लेना देना है। विवेकानंद हिंदुस्तान के इतिहास के पहले यायावर सन्यासी हैं, बल्कि पहले पढ़े लिखे मनुष्य हैं, बल्कि पहले संस्कृति कर्मी हैं, बल्कि पहले युवक हैं जिन्होंने अमेरिका के इस तिलिस्म को, इस घमंड को तोड़ा और बताया कि हिंदुस्तान वो देश है जिससे तुमको वर्षों तक, दशकों तक, सदियों तक बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये भ्रम 3.5 साल विवेकानंद ने वहां रहकर इस बात को सहा। कल्पना करिए, आज के नौजवान जो सुन रहे हो, कल्पना करें, और शरद जी तो उसी उम्र के हैं, 30 बरस के एक अज्ञान से भरे हुए देश में भेजा गया जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस नौजवान पर अगर वहां पर प्रहार हो रहा है हर तरह के लोगों का, किस तरह विवेकानंद वहां गए होंगे। वो तो एक विदुषी का, बोस्टन की एक युवती विदुषी का मैं सलाम करता हूं, उसके बाद में शिकागो की एक विदुषी को सलाम करता हूं, प्रोफेसर राइट की मैं याद करता हूं, जिनके कारण विवेकानंद वहां तक पहुंच सके। असाधारण मेधा के, असाधारण साहस के इस व्यक्तित्व के संबंध में अगर हम कुछ बात करें तो कुछ एक दो बात हमें जरूर कहने की इच्छा होती है। मित्रों, अभी विवेकानंद के संबंध में बहुत कुछ कहा गया। 1989 से हमारे देश में युवा दिवस के रूप में स्वामी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। क्या स्वामी जी युवकों के ही प्रतिनिधि थे या युवकों के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे? जितने भी हमारे देश में भारतीय नवजागरण के बड़े लोग हुए हैं, मैं महापुरुषों की आपस में तुलना नहीं करता। मैं जानता हूं कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। मैं जानता हूं कि आसमान की ओर देखकर किसी को थूकना नहीं चाहिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मालूम होना चाहिए। लेकिन चाहे बंकिम चंद्र हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे श्रद्धानंद जी हो, चाहे राम मोहन राय उसके और पहले हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, सारे के सारे जितने लोग हुए थे, विवेकानंद से ज्यादा सबको कुदरत ने उम्र दी थी। मनुष्य के जीवन में उम्र का भी असर होता है, आयु का भी असर होता है। शंकराचार्य ने 32 साल में क्रांति की तो चमत्कार है, लेकिन 39 साल से कम उम्र भारत और दुनिया के किसी भी बड़े मसीहा को नहीं दी, जिसका उस देश पर, उस दुनिया की संस्कृति पर, सदियों के इतिहास पर असर रहने वाला है। वो नरेंद्र दत्त के व्यक्तित्व का करिश्मा था, वो विवेकानंद का कमाल था जो उन्होंने किया। गांधी जी से 6 बरस बड़े थे, लेकिन जिज्ञासा के और समझ के और उन्नति के और अंतिम पड़ाव तक जाने की यात्रा में उनसे 15 बरस आगे थे। दरिद्र नारायण और हरिजन नाम जो 2 शब्द गांधी जी को प्रिय थे, जिसके कारण हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला, ये शब्द विवेकानंद के हैं, जो 10 साल पहले उनसे कहकर वो चले गए थे। मैं स्वामी जी होते तो मैं उनसे असहमत हो जाता, स्वामी जी अगर होते तो मैं उनसे जिरह करता। विवेकानंद ने उस वक्त के हिंदुस्तान की हालत को देखते हुए अपने शिष्य आलासिंगा पेरुमल को चिट्ठी लिखी थी कि लाके लोगों से कहो कलकत्ते में और अन्य जगह कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे राजनीतिक व्यक्ति ना समझा जाए, मैं तो कोई दूसरा काम करने आया हूं। इसलिए कि स्वामी जी जानते थे कि अपरिपक्व लोग केवल राजनीतिक नारे लगाएंगे, शोशेबाजी करेंगे और उससे अंग्रेज उनका दमन करने की कोशिश करेगा। तो जो एक आध्यात्मिक आंदोलन की आड़ में एक राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा हो रहा है, उसको चोट लगेगी, क्योंकि लोगों में इतनी परिपक्वता नहीं है। स्वामी जी को समझना बहुत सरल नहीं है। विवेकानंद इतने भी सपाट बयान देने वाले व्यक्ति नहीं है भारतीय इतिहास में कि हम उनकी संनिष्ठता को समझने में एक साधारण सी बात करके चले जाएं और हमको वो समझ में आ जाए। विवेकानंद ने हमको आंधियों में पाया, हमको फांसियों से निकाला। पूरे के पूरे यदि आजादी के आंदोलन के सारे लोग, जैसा कहा गया, विवेकानंद से प्रभावित थे। उनसे 6 बरस बड़े तिलक से लेकर के और कई बरस छोटे सुभाष चंद्र बोस तक। लेकिन भारतीय बुद्धिजीवी कहाँ थे उस वक्त? मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं। भारतीय बुद्धिजीवी जब विवेकानंद के बाद के भारतीय बुद्धिजीवी और आजादी के बाद तक, अभी तक हिंदुस्तान के उन बड़े लेखकों का नाम को इतिहास बताया जिन्होंने विवेकानंद पर शोध किया है, जिन्होंने विवेकानंद को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की, जिन्होंने
कोशिश की है कि विवेकानंद का जीवन दर्शन क्या है। विवेकानंद को समझना इतना आसान इसलिए नहीं है कि हमने विवेकानंद को पढ़ा ही नहीं है। मैं खुले आम हिंदी भाषी बुद्धिजीवियों को और बहुत लोगों पर आरोप लगाना चाहता हूं, आपके लिए बहुत बड़ा काम सौंप रहा हूं। हम विवेकानंद को जानते कैसे हैं? रामकृष्ण मिशन अगर नहीं होता तो विवेकानंद के अंग्रेजी के भाषण और लेख और बांग्ला के भाषण और लेख का अनुवाद हमको कौन देता? विवेकानंद ने 19वीं सदी की विक्टोरिया अंग्रेजी में बातें कही थी। विवेकानंद ने 19वीं सदी की बांग्ला भाषा में अपनी बातें कही थी। सखाराम देउस्कर ने तो किताब लिखी है देशेर कथा देश की हालत, विवेकानंद के मित्र थे। उन्होंने मजाक में कहा भी था कि स्वामी जी आप महान तो हो, लेकिन आपकी बांग्ला भाषा बहुत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। मजाक भी उनसे किया था। 19वीं सदी की हिंदी आप पढ़िए, कौन से 19वीं सदी के हिंदी के लेखक आज हमारे बीच में हैं जो हम हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं? क्या उनकी हिंदी में हम पाठ करते हैं? क्या उनकी हिंदी में हम आलोचनाएं लिखते हैं? हिंदी का भाषाई समाज सामाजिक विज्ञान के लिहाज से बहुत दरिद्र है। वो केवल कविता, कहानी, आलोचना, नाटक, संगीत, इसमें तो ठीक है, लेकिन हमने विवेकानंद को सही अनुवाद की भाषा में नहीं पढ़ा। और रामकृष्ण मिशन को छोड़कर हिंदुस्तान में सरकार हो या संसद हो या बाकी लोग हो या समाज हो या जनता हो या विद्वान विचारक हो या हमारे विश्वविद्यालय हो, आज की भाषा में अगर हम विवेकानंद के विचारों को सही तरह से नौजवान पीढ़ी को परोस सकें तो ये विवेकानंद की उपेक्षा जो हमने की है उस पाप का शमन हम करेंगे। 5 या 7 बड़े निबंध विवेकानंद ने लिखे थे। भारत का मिशन, भारत और इंग्लैंड, विदेशों की बात, देश की समस्याएं, प्राच्य और पाश्चात्य, हमारी वर्तमान समस्या, मेरी क्रांतिकारी योजना और भारत का भविष्य। क्या इन सारे पाठों को संकलित करके हिंदुस्तान की सरकारें, हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय, हिंदुस्तान के स्कूल, हिंदुस्तान के और लोग मिलकर इन सारे पाठों का संकलन करके हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को पढ़ने के लिए और लोगों को भी पढ़ने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर सकते? क्या उस पाठ्यक्रम में पास होना आवश्यक नहीं बनाया जा सकता? आज के भारत के विद्यार्थी तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के स्नातक हैं, वो तो उस पर डॉक्टरेट ले रहे हैं। कभी आप विवेकानंद पर कहीं एक फेसबुक पर कोई पोस्ट करिए, मैंने लिखा, जिनको विवेकानंद का नाम तक पता नहीं वो उस पर टिप्पणी करने लगते हैं, इस तरफ की और उस तरफ की। विवेकानंद को अंधी श्रद्धा का विषय बनाना विवेकानंद का अपमान करना है। विवेकानंद की उपेक्षा करना तो उनका पूरा अपमान करना है। मित्रों, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, विवेकानंद भारत के इतिहास के पहले आइकोनोक्लास्ट हैं। विवेकानंद भारत के इतिहास के पहले मूर्ति भंजक हैं। कहा था गांधी ने कि आप भारत के लोग की संपत्ति के ट्रस्टी बनो, अमीरों। कहा था मार्क्स ने कि हम संपत्ति की असलियत को खत्म करके सर्वहारा की हुकूमत चलाएंगे। विवेकानंद अकेले थे जिन्होंने भारत में रह के भारत के बड़े लोगों से, जो अंग्रेज परस्त थे, जो बहुत से तरह तरह की उपाधियों से त्रस्त थे, जो अमीर थे और जो प्राचीन किस्म के ब्राह्मण नुमा लोग थे, उन सबसे कहा था कि तुम लोग इस देश में इजिप्ट की ममिया हो, तुम लोगों को तो शून्य में विलीन हो जाना चाहिए, तुम लोग तो रेप्टाइल्स हो, अजगर हो, तुम लोगों को चाहिए कि इस देश के सर्वहारा लोगों को अपना उत्तराधिकार सौंपो और तब भारत में कुछ होने की संभावना बनेगी। है किसी में हिम्मत जो आज कह सके? है किसी में दुनिया में इतनी ताकत जो विवेकानंद के इस नैतिक साहस को, एक नौजवान के नैतिक साहस को, मैं आपसे कहता हूं, विवेकानंद के कथित बहुत बड़े रूप के आडंबर से मैं कतई प्रभावित नहीं हूं। मेरा विवेकानंद 39 साल का नौजवान है जिससे दुगनी उम्र तो मैं जीवन में जी चुका, जिससे दुगनी उम्र तो भगवान ने गांधी जी को भी दी थी। हम उस विवेकानंद की बात करना चाहते हैं, हम उनके बारे में कहना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा था, जैसा ओम ने कहा, मैं किसी धर्म का नहीं हूं, मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो इस दुनिया में मुझे जीने के लिए, गरीब लोगों को जीने के लिए साधन नहीं दे सकता, लेकिन हमको भरमाता है कि हम स्वर्ग में अनंत सुखों की बौछार करेंगे। कुछ और धर्म के लोग बरखाते हैं कि चलो मारो एक दूसरे को, वहां तुमको होरें मिलेंगी। कुछ और लोग कहते हैं कि जितने पाप करना है पाप करो, बीफ के कारखाने खोल के भारत में गोमांस का निर्यात बढ़ा दो, लेकिन गंगा जाके मरोगे तो गाय की वैतरणी में पूंछ पकड़ के चले जाना, तुमको पुण्य मिल जाएगा। कैसा देश है, कैसे लोग हैं? हम क्या कहना चाहते हैं विवेकानंद के साथ? और मैं आप एक को बिंदु देना चाहता हूं, अगर राजनीति और समाज विज्ञान के कुछ मित्र सुन रहे हैं तो इस बात को उनको मैं संबोधित करना चाहता हूं, आज के दोनों विद्वान वक्ताओं को संबोधित करना चाहता हूं। विवेकानंद संसार के इतिहास के अकेले पुरुष हैं
जिन्होंने एक नई बात कही। मार्क्स ने कहा था कि नीचे के लोगों को उठाओ और फिर एक प्रोलेटेरिएट को उठाने के लिए एक समूह बनेगा और वो समूह हुकूमत करेगा। कर रहा है ना, चीन में कर रहा है ना, वहां के राष्ट्रपतियों ने तो पूरे जीवन अपने लिए सुरक्षा कर ली है ना। एक तरीका ये था। और लोगों ने और तरह की बातें की। विवेकानंद वामपंथी विचारकों के अंदर भी आध्यात्मिकता की शक्ति को ढूंढते हुए ऐसे नव वेदांतवादी दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा था इस देश में शिक्षा सबसे जरूरी है, कुछ नहीं करना है आपको। विवेकानंद जाति प्रथा के खिलाफ थे, विवेकानंद वर्णाश्रम के खिलाफ थे, विवेकानंद विधवा विवाह को लेकर कुछ नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि वह उनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं था। वो सब समझते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि देश में हर गरीब को शिक्षा दो, उसके दरवाजे पे जाके दस्तक दो और शिक्षा दो। एक दिन अगर हमारे सर्वहारा के लोग, जिन्हें हम वर्णाश्रम की भाषा में शूद्र कहते हैं, अगर उन्हें शिक्षा मिल जाएगी, याद रखें शरद जी, दुनिया में केवल विवेकानंद ने कहा था कि वो भारत के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए संस्कृति के नियामक मूल्य गढ़ेंगे। ऐसे लोग जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, संस्कृति के नियामक मूल्य गढ़ेंगे और वो इस देश पर हुकूमत उसी तरह करेंगे जिस तरह की रूस में शूद्र राज्य आने वाला है, उसके बाद चीन में शूद्र राज्य आने वाला है। लेनिन 6-7 साल छोटे होंगे विवेकानंद से, लेकिन जब तक बोल्शेविक क्रांति सफल नहीं हो गई 1917 में और उसके बाद 1924 तक वो जिए, लेनिन ने कभी नहीं कहा कि ये बात मैंने विवेकानंद से सीखी है। मुझे पता नहीं कि माओ त्से तुंग ने कभी ये बात कही हो कि हमने चीन के बारे में स्वामी जी के विचारों को कभी पढ़ने की कोशिश की है। विवेकानंद ने सर्वहारा की क्रांति का जो संदेश दिया है वो दुनिया के इतिहास का सबसे ज्यादा नायाब संदेश है। और इसीलिए उन्होंने कहा था मेरे लिए मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रकाश वर्मा जी ने कहा। ये केवल भूगोल नहीं है, भारत केवल इतिहास भी नहीं है। विवेकानंद तो यहां तक कहा था कि हमारी बहुत सी धार्मिक किताबों को पढ़ना आवश्यक नहीं है, उनसे उलझन भी पैदा होती है, कई बार हम उनको समझ नहीं पाते। मनुष्य को अपनी आंतरिक चेतना का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, इसका विकास करना चाहिए। मनुष्य को अपनी तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। मनुष्य को अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता का असली अर्थ है, जिसको हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमें अपने आप बढ़ना चाहिए। खुददारी का सबसे बड़ा झंडा अगर किसी के हाथ में था पूरी भारत के उस वक्त के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में, तो नरेंद्र नाथ दत्त के हाथ में था, जिनको आप विवेकानंद के रूप में आप जानते हैं। हम उस विवेकानंद के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। विवेकानंद को संस्कृति शब्द बहुत पसंद था और गांधी जी को सभ्यता शब्द बहुत पसंद था। गांधी के पूरे वाङ्मय में आप पढ़िए, पश्चिम की सभ्यता हमको चूहे की तरफ फूंक कर काटती वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। संस्कृति नाम का शब्द भारत के संविधान में नहीं है। मैं एक नई किताब लिखने वाला हूं, कोशिश करूंगा, मैंने रामकृष्ण मिशन को वचन दिया, बेलूर मठ को वचन दिया है, विवेकानंद और संविधान का रिश्ता। हमने किस तरह विवेकानंद की हेठी की है, किस तरह हम उनको भूल गए। संविधान सभा के वाद विवाद में वो सारे नेता थे गांधी जी को छोड़कर जिन्होंने कहा कि हम विवेकानंद से प्रभावित हैं, लेकिन एक भी सतर, एक भी धारा, एक भी अनुच्छेद जब हम लेकर संविधान का बैठे, हमने स्वामी जी की याद नहीं की, हमने स्वामी जी का एहसान नहीं माना, हमने स्वामी जी की प्रेरणा को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया। विवेकानंद ने संस्कृति शब्द को एक व्यापकता दी और संविधान के अनुच्छेद 29 में केवल एक जगह लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने का, शिक्षा देने का अधिकार होगा। बस मैं सूचना देना चाहता हूं जानकारी के आधार पर। इमरजेंसी में आपातकाल लगने के बाद देश की नेता ने रामकृष्ण मिशन में जाकर के प्रेरणा ग्रहण की कि मुझे क्या करना चाहिए। वहां प्रेरणा उनको मिली और भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 क, जिसमें मूल कर्तव्यों की फहरिस्त है, आप उस फहरिस्त को ध्यान से पढ़िए। वो पूरी की पूरी फहरिस्त विवेकानंद के कथन की सीधी सीधी सपाट बयानी संविधान की भाषा में है। विवेकानंद ने उसमें लिखा था कि हमको साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक वृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसका कि जिक्र अभी हमारे मित्र ने किया। राजा रमन्ना ने, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, चेयरमैन, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को इस बात का श्रेय नहीं है कि साइंटिफिक टेम्पर नाम का शब्द उन्होंने देश के इतिहास के हवाले किया, ये विवेकानंद का श्रेय है जिन्होंने ये शब्द हमको दिया था। और आज उस वक्त वो जमशेद जी टाटा को प्रोन्नत उत्साहित करने के बाद बंगलोर में जो पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना, उनके कारण बना। उन्होंने ये कहा कि तब तक तो यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का प्रिंसिपल नहीं आया था, जब विवेकानंद ने साइंस और धर्म को एक करने की कोशिश की। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, विवेकानंद ने एक नई बात कही थी। आज इस देश में लड़ाई चल रही है,
धर्म संप्रदाय के आधार पर लड़ाई चल रही है। विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में एक वाक्य कहा था, वो नौजवान लोगों को मालूम होना चाहिए कि दुनिया के सभी धर्मों का जो उभयनिष्ठ कॉमन सत्य है उतना ही तो वेदांत है, उससे अधिक और वेदांत की क्या जरूरत है। अपने मित्र मोहम्मद सरफराज हुसैन को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि इस देश का भला तो तब होगा जब इसमें इस्लाम और वेदांत का समन्वय होगा, जब इस्लामी देह में वेदांत का मन होगा। देह कहते हैं सभ्यता को, मन कहते हैं संस्कृति को। इस्लाम चाहे कितना भी पुराना हो, एक व्यक्ति के एक प्रवर्तक के जरिए है, ईसा धर्म भी एक प्रवर्तक के जरिए है। भारत में तो 33 करोड़ देवी देवता है, न जाने कितने प्रवर्तक हैं। हम आध्यात्मिकता की उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं भारत में। यह विवेकानंद का विनम्र कथन था। अगर उसमें सभ्यता के साथ हमको जोड़ा जाए वो भारत के लिए सबसे महान दिन होगा। और यहाँ मुझे रामकृष्ण मिशन के एक महान साधु स्वामी लोकेश्वरानंद की याद आती है। अलग से बहुत बड़ा भक्त और प्रशंसक, उनकी विवेकानंद की, रामकृष्ण देव की और संस्कृति को लेकर जितनी व्याख्याएं उनको पढ़ने से एक अद्भुत किस्म की तरंगे मन में उठती हैं। स्वामी लोकेश्वरानंद ने लिखा है कि विवेकानंद ने एक बार कहा था, मैं लघु भारत हूं, आई एम कंडेंस्ड इंडिया। लोकेश्वरानंद जी कहते हैं कि स्वामी जी को ये कहना चाहिए था कि मैं लघु विश्व हूं, वो केवल लघु भारत कैसे थे। अगर विवेकानंद किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते, अमेरिका इंग्लैंड में भी पैदा हुए होते, तब वो यही कहते कि मैं लघु विश्व हूं। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा आदर्शवाद को किसी ने प्रश्रय दिया है, मनुष्य को मनुष्य के साथ समीकरण बिठाने में किसने तालीम दी है, किसी ने शिक्षा दी है, किसी ने समझ दी है, वो देश भारत है। वो अमेरिका में रह करके, युगांडा में रह करके, सोवियत रूस में कहकर अगर पैदा होते तब भी भारत के बारे में इस तरह की बात करते। ये लोकेश्वरानंद जी का कथन है, मुझे वो सही लगता है। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ इस तरह की और बातें की। मैंने बहुत सी आपकी बातें की। विवेकानंद के लगभग समकालीन टॉल्स्टॉय ने उनको पूरी तौर पर पढ़ा था। जब टॉल्स्टॉय उनको पूरी तौर पर पढ़ते हैं और वो लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से मेरे मन में तरंगे उठती हैं, जिस तरह रोमेरो ने उनके बारे में कहा था। तो भारत के बुद्धिजीवियों के साथ, भारत के नौजवानों के साथ, भारत के शिक्षा पाठ्यक्रम को रचने वालों के साथ, भारत के पूरे वर्तमान के साथ विवेकानंद की परीक्षा की चुनौती को सामना करना पड़ेगा। ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, गाल बजाने से काम नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद की मूर्तियां लगाने से, उनके नाम से विश्वविद्यालय बनाने से, उनके नाम से हवाई अड्डा बनाने से, उनके नाम से स्कॉलरशिप देने से, उनके नाम से और दान खाते की दुकानें खोलने से ये विवेकानंद का यश नहीं है। विवेकानंद दिमाग हैं। हम उनके दिमाग को तर्क की आरी के साथ चीर कर इस देश में बिखराएं, एक आदमी को अणु की तरह। हम उस विवेकानंद के साथ खड़े होना चाहते हैं, हम उस विवेकानंद के साथ हैं। विवेकानंद विद्यापीठ के कार्यक्रम में मैं हूं, जिस संस्था से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वहां नौजवान बेटे और बच्चे उसी उम्र के पढ़ रहे हैं जिस उम्र में विवेकानंद रायपुर आए थे। या ओम ने हमारे दलित और आदिवासी भाइयों के लिए एक बड़ा काम किया है। यह विवेकानंद का व्यावहारिक विद्यालय, जो हमको इन तरह की सब चीजों से सीखना चाहिए। जो इस देश के बहुत से प्रगतिशील लेखक हुए हैं, बहुत प्रगतिशील विचारक हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, लेकिन अब वो है नहीं। अम्बेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्री फुले हो, पेरियार स्वामी नायकर हो, यहां तक कि भगत सिंह हो, इन सबको विवेकानंद का साहित्य पढ़ने का क्या मुहैया नहीं कराया गया? इन सब ने क्या पढ़ा नहीं? अगर हिंदुस्तान में प्रगतिशीलता के साहित्य को पढ़ा जाए और उसके साथ मन को जोड़ा जाए, केवल तर्क नहीं किए जाए, तो नरेंद्र नाथ दत्त उर्फ विवेकानंद से बड़ा कोई विचारक भारत की सदी में पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हम विवेकानंद की उपेक्षा के, विवेकानंद को खराब तरह से चित्रित करने के दोषी लोग हैं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं और ये दर्द हमको सालता है, ये दर्द हमको तकलीफ देता है। और इसीलिए भारत में उन्होंने कहा था कि अगर धर्म कहीं जीवित है तो भारत में जीवित है, लेकिन वो भारत धर्म है। विवेकानंद हिंदू और भारत को इतनी बार गड्ढम गड्ढ करते हैं कि कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे संविधान में जो सेकुलरिज्म को लेकर लठ चल रहे हैं, विवेकानंद ने इसका तोड़ दिया था। स्वामी जी ने कहा था कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म भारत के लिए जरूरी है, लेकिन वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म कैसा होगा कि हमारा जो धर्म है वो तो हमारी निजी संपत्ति है और हमारे सेकुलरिज्म है वो हमारी सामाजिक संपत्ति है। इनके बीच में लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने संविधान में पश्चिमी समझ का सेकुलरिज्म लाए हैं और उस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ी सी परेशानी लोगों को होती है। बहरहाल मैं कुछ बातें यहाँ वहां आपसे कहता चला गया जो मुझे
ठीक तौर से समझ में नहीं आए, वो भी मैंने कुछ गलत सलत कह दिया होगा। मैं स्वामी जी के साथ हूँ। विवेकानंद मेरे लिए भाषण का विषय नहीं है। विवेकानंद के जीवन को जितना भी मैं समझ पाया हूँ, उनकी जो उग्रता है, उनकी जो व्यग्रता है, उनकी जो परेशानी है, मैं विवेकानंद की परेशान दिमागी के साथ होने के कारण ईश्वर को, कुदरत को इस बात के लिए कभी माफ नहीं कर सकता कि उन्होंने स्वामी जी को 40 साल की उम्र भी क्यों नहीं दी। कल्पना तो करिए, अगर 1863 में पैदा हुआ एक बच्चा 1942 की क्रांति तक जीवित होता तो भारत का तब तक क्या इतिहास बनता। सारे के सारे इतिहास को उथल पुथल करने की जिस व्यक्ति में ताकत थी, हम उसके बारे में गाल बजाएं, उसकी मूर्तियां लगा के उसकी फोटो पर माला चढ़ा दें, विवेकानंद इसके काबिल नहीं है। वो हमसे छूट जाएंगे, वो हमसे चले जाएंगे। जिस देश में विवेकानंद जैसा रोल मॉडल उपलब्ध है आज के बच्चों के लिए, हम उनको ताली बजवाते हैं, नारे लगवाते हैं, उनको भगवा रंग पहना करके, उनको पगड़ी बांध करके, उनके हाथ में कोई झंडा दे करके, उनको और तरह के नारे सिखाकर, और संस्कृत के 2-4 श्लोक इस तरह बोलो जो कोई समझ में किसी को ना आए। ऐसा विवेकानंद हमको नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी कोशिश के तहत, एक किताब मैंने लिखी थी जन धर्म पर पहले, शरद जी, दूसरी किताब फिर मैंने लिखी छत्तीसगढ़ के विवेकानंद पर, समझने की कोशिश की, और ये तीसरी किताब लिखी मैंने विद्रोही वेदांती का भारत बोध। इस किताब को लिखने में मुझे हिंदी भाषा में, बल्कि अंग्रेजी भाषा में भी, विवेकानंद की परेशान दिमागी, विवेकानंद की जिरह, उनके अंदर जो फैल रहा था सैलाब, भावनाओं का, भूचाल का, तर्क का, उसको समझने का साहित्य तक भारत में नहीं मिलता। हम दरिद्र लोग हैं, हम पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, हम जी चुराते हैं। भारत का बच्चा सबसे कम पढ़ता है, भारत सबसे खराब पढ़ाया जाता है, भारत के विद्यालयों की हालत बहुत खराब है। अगर विवेकानंद के यश को जीवित रखना है, हर व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए जो स्वामी जी ने कहा था, उसके घर तक जाके हमको दस्तक देनी चाहिए। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं स्वामी जी की स्मृति में फिर एक बार प्रणाम करता हूं।